15 मई 2008 नोएडा के सेक्टर 25 में स्थित एक शांत और सुरक्षित मानी जाने वाली सोसाइटी जलवायु विहार। सुबह का समय था और हर घर में रोज की तरह दिन की शुरुआत हो रही थी। लेकिन फ्लैट नंबर L32 में उस सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जो आने वाले कई सालों तक पूरे देश को झकझोर कर रख देगा। उसी फ्लैट में रहती थी 14 साल की एक लड़की, आरुषि तलवार, एक होनहार, पढ़ने में तेज और अपने माता पिता की इकलौती संतान। उसके पिता डॉक्टर राजेश तलवार एक प्रसिद्ध डेंटिस्ट थे और मां डॉक्टर नुपुर तलवार भी डेंटिस्ट थीं। बाहर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल सामान्य और खुशहाल लगता था, लेकिन 15 मई की सुबह जब उस घर का दरवाजा खुला तो अंदर जो दृश्य था उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। आरुषि अपने कमरे में मृत पड़ी थी। उसका गला बुरी तरह काटा गया था और कमरे में खून के निशान थे। यह खबर कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में फैल गई। पुलिस को बुलाया गया और धीरे धीरे मीडिया भी मौके पर पहुंचने लगी। शुरुआत में यह माना गया कि यह हत्या घर के नौकर हेमराज ने की है, क्योंकि वो भी उसी घर में रहता था और उस सुबह से गायब था। पुलिस ने तुरंत यह मान लिया कि हेमराज ने आरुषि की हत्या की और फिर फरार हो गया। लेकिन असली रहस्य तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि अगले ही दिन जब पुलिस ने घर की छत का दरवाजा खोला तो वहां जो मिला उसने पूरे केस को पलट कर रख दिया। छत पर एक और लाश पड़ी थी और वो लाश उसी नौकर हेमराज की थी जिसका शक पहले आरुषि की हत्या में किया जा रहा था। अब सवाल यह था कि अगर हेमराज भी मर चुका है तो फिर हत्यारा कौन था? और सबसे बड़ा सवाल यह कि दो हत्याएं एक ही घर में कैसे हो गईं और किसी को कुछ पता तक नहीं चला। यही वो पल था जब यह केस एक साधारण हत्या से निकलकर एक ऐसे रहस्य में बदल गया जिसने पूरे देश की जिज्ञासा को जकड़ लिया। मानव मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई अपराध बंद कमरे के अंदर होता है और बाहर से किसी के आने के निशान नहीं मिलते तो शक अक्सर घर के अंदर मौजूद लोगों पर जाता है। पुलिस के सामने भी यही सवाल था। उस रात उस घर में आखिर हुआ क्या था और उस घर में उस समय मौजूद कौन कौन लोग थे? जवाब बहुत सीमित थे, क्योंकि उस रात घर में सिर्फ 3 लोग थे, आरुषि, उसके माता पिता और नौकर हेमराज। लेकिन अब 2 लोग मर चुके थे और 2 लोग बचे थे। पुलिस की शुरुआती जांच में कई अजीब बातें सामने आने लगी। सबसे पहले तो घर के अंदर जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। दरवाजे अंदर से बंद थे और आरुषि के कमरे में किसी संघर्ष के स्पष्ट सबूत भी नहीं मिले। इसका मतलब यह हो सकता था कि हत्यारा कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर आरुषि को भरोसा था, या फिर वो कोई ऐसा व्यक्ति था जो पहले से ही घर के अंदर मौजूद था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मीडिया की दिलचस्पी भी इस केस में बढ़ती चली गई। टीवी चैनलों पर हर दिन नए नए सवाल उठने लगे। क्या यह कोई प्रेम प्रसंग था? क्या यह कोई पारिवारिक विवाद था? या फिर कोई ऐसा सच छिपा हुआ था जिसे कोई सामने नहीं लाना चाहता था? धीरे धीरे यह मामला सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक रहस्य बन गया जिसमें हर किरदार शक के घेरे में आने लगा। मानव व्यवहार का एक सिद्धांत कहता है कि जब किसी घटना का स्पष्ट कारण नहीं मिलता तो लोग खुद अपने अनुमान लगाने लगते हैं, और यही इस केस में भी हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि हेमराज ही हत्यारा था, कुछ ने कहा कि यह कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है, और कुछ लोगों ने तो सीधे सीधे माता पिता पर ही शक करना शुरू कर दिया। लेकिन असली सवाल अब भी वही था, उस रात उस घर के अंदर आखिर हुआ क्या था? सोचिए, एक घर जिसके दरवाजे बंद हैं, अंदर 4 लोग हैं, सुबह होते होते 2 की हत्या हो जाती है और किसी को कुछ सुनाई तक नहीं देता। क्या यह संभव है? या फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे कोई जानबूझकर छिपाने की कोशिश कर रहा था? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, हर नए दिन के साथ इस केस में नए रहस्य सामने आने लगे और हर रहस्य पिछले से ज्यादा उलझा हुआ था। पुलिस को कभी कभी ऐसा लग रहा था कि वे सच के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन अगले ही पल कोई नई जानकारी पूरे केस की दिशा बदल देती थी। और शायद यही वजह थी कि यह मामला धीरे धीरे भारत के सबसे रहस्यमयी और विवादित क्राइम केसों में से एक बनता जा रहा था, क्योंकि जितनी बार इस केस की जांच हुई उतनी बार कहानी बदलती चली गई। लेकिन असली मोड़ अभी आना बाकी था, क्योंकि जल्द ही जांच एजेंसियों की नज़र उस व्यक्ति पर जाने वाली थी जिस पर शुरुआत में किसी ने शक भी नहीं किया था। और वही पल था जब इस केस ने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग एक कहानी पर विश्वास कर रहे थे और कुछ लोग बिल्कुल अलग कहानी पर। लेकिन सच क्या था? और अगर आप ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो द फैक्ट डॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम ऐसी ही असली घटनाओं के पीछे छिपी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को सामने लाते हैं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली सवाल अभी भी बाकी है। उस रात उस घर के अंदर आखिर किसने किया था 2 हत्याओं का यह खौफनाक खेल? और क्या सच में हत्यारा वही था जिस पर बाद में पूरी दुनिया शक करने लगी,
या फिर असली सच आज भी कहीं छिपा हुआ है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ये केस और उलझता जा रहा था। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं है, दरवाजे अंदर से बंद थे और किसी पड़ोसी ने कोई शोर नहीं सुना, तो फिर हत्यारा आखिर आया कहां से? या फिर वो पहले से ही घर के अंदर मौजूद था? यही वो सवाल था जिसने धीरे धीरे जांच की दिशा बदलनी शुरू कर दी और शक की सुई धीरे धीरे उसी भर के अंदर घूमने लगी। पुलिस ने सबसे पहले उस रात की पूरी टाइमलाइन समझने की कोशिश की। उस रात क्या हुआ था, किसने क्या देखा और किस समय क्या क्या हुआ। डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार का कहना था कि उन्होंने रात को लगभग 10 बजे के आसपास खाना खाया। फिर आरुषि अपने कमरे में चली गई और उसके बाद वे अपने कमरे में सोने चले गए। उनका कहना था कि उन्हें रात में किसी तरह का शोर या हलचल सुनाई नहीं दी और सुबह जब दरवाजा खोला गया तब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की हत्या हो चुकी है। लेकिन जांच करने वाले अधिकारियों को कुछ बातें अजीब लगने लगीं। सबसे पहली बात यह थी कि जिस कमरे में आरुषि की लाश मिली थी वहां कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे। कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक नहीं था और कमरे में मौजूद चीजें भी ज्यादा बिखरी हुई नहीं थीं। यानी ऐसा लग रहा था कि हत्यारा कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे आरुषि पहचानती थी, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे देखकर उसे खतरे का एहसास नहीं हुआ। इसी दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि घर की छत का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अगले दिन जब वो दरवाजा खोला गया तो वहां हेमराज की लाश पड़ी मिली। ये एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि अगर हेमराज की हत्या भी उसी रात हुई थी तो फिर उसकी लाश पहले दिन क्यों नहीं मिली और छत का दरवाजा बंद किसने किया? जांच में कई ऐसी छोटी छोटी बातें सामने आने लगीं जो इस केस को और ज्यादा रहस्यमय बना रही थी। जैसे आरुषि के कमरे की लाइट बंद थी, एसी चल रहा था और उसके बिस्तर पर खून के निशान थे, लेकिन कमरे में ज्यादा संघर्ष के संकेत नहीं थे। इसका मतलब यह हो सकता था कि हमला अचानक हुआ था या फिर हमला करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर आरुषि को भरोसा था। मानव मनोविज्ञान में एक सिद्धांत होता है, क्राइम ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी कई बार अपराध वही व्यक्ति करता है जो पीड़ित के सबसे करीब होता है, क्योंकि वही व्यक्ति उस माहौल को समझता है, घर की व्यवस्था जानता है और जानता है कि कब और कैसे हमला करना है। यही वजह थी कि धीरे धीरे पुलिस का ध्यान घर के अंदर मौजूद लोगों पर जाने लगा और फिर एक ऐसा पल आया जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। पुलिस ने अचानक घोषणा की कि उन्हें शक है कि इस हत्या में आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार का हाथ हो सकता है। यह सुनकर पूरा देश हैरान रह गया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले तक वो एक दुखी पिता के रूप में मीडिया के सामने आ रहे थे, लेकिन अब अचानक वही व्यक्ति मुख्य संदिग्ध बन चुका था। पुलिस का कहना था कि यह एक ऑनर किलिंग हो सकता है। उनका दावा था कि शायद उस रात डॉक्टर तलवार ने आरुषि और हेमराज को किसी आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और गुस्से में आकर दोनों की हत्या कर दी। यह दावा बेहद सनसनीखेज था और मीडिया ने इसे तुरंत सुर्खियों में बदल दिया। लेकिन यहां एक और मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। जब कोई मामला बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाता है तो जांच पर भी दबाव बढ़ जाता है और कई बार जल्दबाजी में ऐसे निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं जिनके ठोस सबूत नहीं होते। यही इस केस में भी होने लगा। कुछ लोग पुलिस की थ्योरी पर विश्वास करने लगे, लेकिन कई लोग ये सवाल भी पूछने लगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या एक पिता अपनी ही बेटी की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है? और अगर ऐसा हुआ भी तो क्या वो इतनी सफाई से सबूत मिटा सकता था? धीरे धीरे इस केस की जांच स्थानीय पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दी गई। जब सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने शुरुआत से जांच शुरू की। हर सबूत को दोबारा देखा, हर बयान को फिर से परखा और हर छोटी छोटी जानकारी को जोड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रहस्य और गहरा होता गया। कुछ सबूत ऐसे थे जो माता पिता पर शक पैदा करते थे और कुछ सबूत ऐसे थे जो इस शक को कमजोर कर देते थे। यही वजह थी कि इस केस में 2 अलग अलग जांच टीमें भी अलग अलग निष्कर्षों तक पहुंची। एक टीम का मानना था कि इस हत्या के पीछे घर के अंदर के लोग ही हैं, जबकि दूसरी टीम का कहना था कि ठोस सबूतों के बिना किसी पर आरोप लगाना सही नहीं होगा। और यही वो पल था जब यह केस सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा रहस्य बन गया जिसमें सच और शक के बीच की रेखा धुंधली होती चली गई। सोचिए, अगर आप एक जांच अधिकारी होते और आपके सामने एक ऐसा घर होता जहां 2 हत्याएं हुई हैं, लेकिन कोई गवाह नहीं, कोई साफ सबूत नहीं और हर कहानी के पीछे एक नया सवाल छिपा हुआ है, तो आप किस पर विश्वास करते? क्या सच में उस रात गुस्से में आकर 2 हत्याएं हुई थीं, या फिर उस घर में कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था जिसकी मौजूदगी का किसी को अंदाजा ही नहीं हुआ? और अगर ऐसा था तो वो व्यक्ति कौन था और वो बिना किसी को पता चले वहां से निकल कैसे गया? यही सवाल आने वाले कई सालों तक इस केस को उलझाते रहे,
क्योंकि जांच जितनी गहराई में जाती उतना ही ये मामला और पेचीदा होता जाता। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि जल्द ही ये मामला अदालत तक पहुंचने वाला था और वहां होने वाला फैसला पूरे देश को चौंका देने वाला था। क्या अदालत को वो सच मिल पाया जिसे जांच एजेंसियां खोज रही थीं, या फिर ये केस हमेशा के लिए एक अनसुलझे रहस्य की तरह इतिहास में दर्ज हो गया? ये जानने के लिए आपको इस कहानी का अगला हिस्सा सुनना होगा, क्योंकि आगे जो हुआ उसने इस केस को भारत के सबसे विवादित क्राइम मामलों में से एक बना दिया। और अगर आपको लगता है कि इस केस में सच अभी भी कहीं छिपा हुआ है, तो वीडियो के अंत में कमेंट में जरूर लिखिए कि आपकी नज़र में असली हत्यारा कौन हो सकता है, क्योंकि कई बार दर्शकों की सोच भी उन सवालों को जन्म देती है जो जांच एजेंसियां कभी पूछ ही नहीं पाती।